नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है इसका वाचन कर रहे हैं। और यह वह पुस्तक है जो आप किसी भी हिंदी क्षेत्र से आप किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो इस पर पकड़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो लगभग 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। बस आपको इस पर अपनी पकड़ बना के रखनी है। इसलिए मैं आग्रह करूँगी कि ये वीडियो को आप एक बार नहीं एक बार देखें ताकि आपको पकड़ इन पर बनी रहे। तो आगे का वाचन जो हमें विदेशी और फारसी शब्दों से करना था, विदेशी से आए हुए फारसी शब्दों से करना था, वही कुछ इस प्रकार है। अफसोस, आबदार, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, किनारा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, जान, जिगर, जोश, तरकस, तमाशा, तेज, आवारा, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद, कद, कबूतर, कबीना, कुश्ती, कुश्ता, किशमिश, कमरबंद। और ये सभी फारसी हैं। कमरबंद, दिल, दवा, नामर्द, नाव, नापसंद, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, खुराक, खूब, गिर्द, गज, गुम, गल्ला, गल्ला जिसमें पैसा रखते हैं, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुलबंद, बेवा, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, मलाई, मुर्दा, मजा, मलिदा, मुफ्त, चरखा, चौकी, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, जीन, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, रोगन, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, तीर, ताक, तबाह, तनख्वाह, ताजा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, वरना, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासर, शुर्क, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर। ये सारे जो शब्द थे वो फारसी शब्द थे। अब हम अरबी शब्द की ओर बढ़ते हैं। अरबी शब्द है अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अख्त, अशर, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसूर, कदम, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, जिहन, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तादात, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीन, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नहर, फकीर, फायदा, फैसला, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, बाज, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मुदई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, लिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दाबा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, जलेबी, लायक, वारिस, वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हुक्म, हाजिर, हाल, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला। और ये सारे जो शब्द थे वो अरबी के शब्द थे। अब हम पुर्तगाली शब्दों की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगाली शब्द है अलकतरा, अनन्नास, आलपीन, आलमारी, काजू, किरानी, क्रिस्तान, गमला, परात, पपीता, पादरी, पाव, पाव यानी रोटी, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, आया, आया, इस्पात, इस्तरी, कमीज, कनस्तर, कमरा, गिरजा, गोभी, चाबी, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, पिस्तौल, फार्मा, फीता, आंबा, बाल्टी, बुताम और सागू। अब देखिए, चीनी शब्द है चाय और लीची, जापानी शब्द है झम्पान और रिक्शा, फ्रेंच शब्द है अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी और रिपोर्टाज, रूसी शब्द है वोदका, रूबल और स्पुतनिका आदि, तुर्की शब्द है उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक, चेचक, तलाश, तोप, तोशक,
दरोगा, बारूद, बहादुर, बेगम, लफंगा, लाश, सराय, सुराज, गलीचा, सौगात, बीबी, कुर्ता, मुगल, खच्चर, चोखा, चोगा, बख्शी, तमगा, तमंचा, बेग, खां, खातून, आका, नागा। अब पोस्तो शब्द है गटागट, अचार, अटकल, कलूटा, खचड़ा, खर्राटा, पटाखा, गुटरगू, गुंडा, टसमस, जमाल गोटा, पठान, रोहिला, डेड़ा, कुड़कुड़ाना, नगाड़ा, तहस नहस, तड़ाक, मटर गश्ती, लताड़, लुच्चा, हमजोली और भड़ास। आगे हमारा डच शब्द है। डच है तुरूप, बम, टांगे का आदि। ईरानी शब्द है छत्रप, मिहिर, तीर, तूत आदि। अंग्रेजी का शब्द है अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, पुलिस, कलेक्टर, पेंसिल, पेन, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, डॉक्टर, पेपर, ऑपरेशन, गैस, अफसर, टेलीफोन, टिकट, ट्रेन, फीस, टीम, मशीन, यूनियन, सिनेमा, पार्टी, डायरी, स्वेटर, कालरा, कैंसर, कोट, नर्स, वोट, डेस्क, गार्ड, स्कूटर, हीरो, बस, कार, कार्ड, ऑर्डर। देशज शब्द है जो द्रविड़ भाषा से है। उड़द, ओसार, कज्जल, कच्चा, कटोरा, काच, काका, केड, खुटी, कुप्पी, केतकी, घुन, चंदन, चिकना, चूड़ी, झंटा, झंडा, झूठ, डंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाही, लोटा, सूजी, इडली, सांबर, डोसा, पिल्ला। अनुकरणात्मक शब्द आएंगे। अनुकरणात्मक शब्द किलकारी, खटखटाना, किलकारी, खर्राटा, सनसनाहट आदि। कुछ विद्वानों ने विकास के अनुसार शब्द का पांचवा भेद संकर शब्द भी माना है। संकर शब्द क्या है? पांचवा भेद है शब्द का। दो भाषाओं के तत्वों के मिश्रण से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे वोटदाता, फैशन परस्त, मोटर गाड़ी आदि। अब आते हैं भाषा विज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। भाषा के मुख्यतः बहुत महत्वपूर्ण है, 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन चारों तत्वों की ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। भाषा के चारों तत्वों का परिभाषा निम्नवत है, मतलब निम्न है। एक है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। याद रखिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। जब व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई तो वो पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। चारों में अंतर समझ लीजिए। यदि उच्चारण की दृष्टि से आएगा तो ध्वनि होगा, सार्थकता की दृष्टि से आएगा तो शब्द होगा, और व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से आएगा तो पद या रूप होगा, और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। यहाँ छोटी नहीं है। ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि को स्वनिम यानी फोनिम भी बोलते हैं। कहते हैं स्वनिम शब्द संस्कृत स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। याद रखिएगा, ध्वनि पहले उत्पादित होता है, फिर संवहन करता है, मतलब घूमता है चारों तरफ, तो फिर वो ग्रहण किया जाता है। ध्वनि का उत्पादन वागेंद्रियों से होता है। वागेंद्रियों से उत्पादित होता है ध्वनि। वक कर सकते हैं कि वक के इंद्रियों से ध्वनि उत्पादित होता है। उसके संवहन के लिए वायु तरंगे कार्य करती है, और ग्रहण की क्रिया कर्ण द्वारा होती है। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। कौन कौन से हैं? मात्रा, यहाँ देखिए कौन कौन से ध्वनि गुण 4 होते हैं। मात्रा होती है, यानी कि ध्वनि का मात्रा क्या है, उसका स्वर कैसा है, उसका आघात कैसा है, और वृत्ति कैसी है। ये 4 जो है ध्वनि के गुण हैं, ध्वनि गुण हैं। ध्वनि गुण
ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, यहाँ को है जो थोड़ा सा मिट गया है। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण रागीय तत्व या अखंड ध्वनि या रागी मादि भी कहते हैं। मानस्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियन ने, देखिए मानस्वर डेनियन, नियन मतलब नयन, मान लीजिए कि नयन का मानस्वर है। प्रोफेसर नयन जो है वो मानस्वर की कल्पना को माने हैं, सन 1953 ईस्वी में किए थे और इसे कॉर्डिनल वॉवेल कहते थे। कॉर्डिनल वॉवेल मानस्वर। मानस्वरों की संख्या 8 है। मानस्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, जो किसी भाषा विशेष से संबद्ध ना होकर के एक काल्पनिक स्वर है। जीभ की स्थिति, होठ की आकृति और एवं मुख विवर के आधार पर मानस्वर का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। मानस्वर देखिए, जो बड़ी ई है वो मुख विवर क्या होता है? संवृत होता है। ई मुख विवर कह रहे संवृत है। और जीभ की स्थिति अग्र होती है और ओठ की स्थिति अवृतमुखी होती है। ए में मुख विवर क्या है? अर्ध संवृत है और जीभ की स्थिति अग्र होती है और ओठ की स्थिति अवृतमुखी होती है। मानस्वर में सिर्फ मुख विवर अलग हो गया, वो बड़ी ई में संवृत था और ए में अर्ध संवृत है। आगे देखते हैं। आगे हमारा मानस्वर ऐ है। ऐ में हमारा जो मुख विवर है वो अर्ध विवृत है और जीभ की स्थिति अग्र है। आगे हम देखते हैं। जीभ की स्थिति अग्र है और ओठ की स्थिति अवृतमुखी है। वहाँ क्या था? वहाँ था हमारा अवृतमुखी, यहाँ भी अवृतमुखी है। ऐ। अब है अ, विवृत है, जीभ की स्थिति अग्र है और अवृतमुखी है। आ, ओ, औ और ओ और बड़ी ऊ, ये जो है इसमें सारे में जीभ की स्थिति पश्च होती है। और आ में मुख की स्थिति विवृत होती है और जीभ की स्थिति तो पश्च होती है और वृत्तमुखी जो है ओठ की स्थिति होती है। वृत्तमुखी जो है वृत्तमुखी ओठ की स्थिति होती है। ओ में अर्ध विवृत है और जीभ की स्थिति तो पश्च होती है और ओठ की स्थिति वृत्तमुखी होती है। ये देखिए अवृत्तमुखी में आ गए बड़ी ई, ए, ऐ और औ माफी चाहती हूँ। और वृत्तमुखी में आ गए आ, ओ और औ नहीं, ऊ, बड़ी ऊ। ये सारे वृत्तमुखी हैं ओठ की स्थिति। और अब ओ की बात करते हैं। अर्ध संवृत होता है, अर्ध संवृत, जीभ की स्थिति पश्च और ओठ की स्थिति वृत्तमुखी। ऊ में भी संवृत होता है, जीभ की स्थिति पश्च और ओठ की स्थिति वृत्तमुखी। मानस्वर को प्रधान स्वर या मेय स्वर भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानस्वर को प्रधान स्वर और मेय स्वर भी कहा जाता है। गौण मानस्वरों की संख्या 7 है। स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहा जाता है, जो अंग्रेजी के फोनीम का रूपांतरण है। ध्वनिग्राम भी कहा जाता है किसको? स्वनिम को। तो स्वनिम क्या है? ध्वनि है। स्वनि म तो ध्वनि, तो ऐसे करेक्ट कर लीजिए। स्वनि म, स्वनि तो ध्वनि। ध्वनिग्राम भी कहा जाता है जिसको, जो अंग्रेजी के फोनीम का रूपांतरण है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फोनीम का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना है। फिर अगला है ग्रासमैन नियम। और यहाँ हम भूल गए कि याकोब जो थे, यानी कि ग्राम में कब जर्मन के थे, जर्मन की बात है, ग्राम में कब जर्मन में थे। अगला है ग्रासमैन नियम, जिसके हेमर्न ग्रासमैन है। एग्जाम वाला आपको ग्रासमैन नहीं देगा, आपको हेमर्न से याद रखना है। तो याद रखिएगा कि ग्रास वाला मैन बड़े मन से, हेमर्न बड़े मन से ग्रास निकालता है। ग्रास वाला मैन, ग्रासमैन, हेमर्न बड़े मन से ग्रास निकालता है। उसका जन्म 1809 में हुआ है, मृत्यु 1877 में, और वो जर्मन का था। बर्नर नियम, कार्ल अडोल्फ बर्नर। तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो है, यहाँ कार्ल मार्क्स ना होगा, डॉल्फ है। कार्ल जो डॉल है, डॉल्फ से डॉल बना दीजिए। कार्ल डॉल जो है वो बर्नर पे अपना नियम बनाती है।
कार्ल वाले डॉल जो है, यहाँ तो कार्ल मार्क्स सभी को याद रहते हैं, तो कार्ल वाले डॉल जो है वो अपना बर्नर पे अपना नियम बनाती है, जिनका जन्म 1846 में हुआ था, मृत्यु 1896 में हुआ था और जन्म स्थान इनका जर्मन है। अब है तालव्य नियम, विल्हेल्म थॉमसन एंड कालिस। तो याद रखिएगा कि तालु जो काली है, तालव्य नियम जो तालु वो काली है, वो उसे थाम थाम कर बोलना चाहिए, थाम कर बोलना चाहिए। विल्हेल्म, तालु जो काली है उसे थाम थाम कर विल में देना चाहिए। तालु जो काली है उसे थाम थाम कर बिल में देना चाहिए, विल्हेल्म। तालु जो काली है उसे थाम थाम कर बिल में देना चाहिए। अब है मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम पॉट और फार्तु नतावे। तो हमको याद रखना है कि मूर्धन्ना जो हम लोग का क में है, वो उस मूर्धन्ना को हम फालतू का पॉट में रख दिए हैं, मूर्धना वो उस मूर्धना से कोई शब्द नहीं बनता है, तो वो फालतू का पॉट में बैठा हुआ है। अब आते हैं, और ये रूसी के हैं, फालतू का जो मूर्धन्ना है जो पॉट में बैठा हुआ है वो रूसी के हैं। अब आते हैं पद या रूप विज्ञान। प्रयोग समर्थ सार्थक शब्द को पद कहते हैं। क्या है कि वैसा शब्द जो प्रयोग में पूरी तरीके से उसका जितना समर्थ है वो पूरी तरीके से सार्थक है, उसको पद कहते हैं। यास्काचार्य ने पद के मुख्यतः 4 भेद किए थे। तो यास्का, अस्का कर लीजिए। स्काई वाले आचार्य ने पद के 4 भेद किए हैं। स्काई वाले आचार्य ने पद के 4 भेद किए हैं। नाम, आख्यात, यहाँ है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। स्काई वाले आचार्य का नाम बहुत है क्योंकि वो बहुत विख्यात है, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहता है स्काई, और उसमें उपसर्ग है और वो निपात है, उसमें उपसर्ग है और उसमें निपात है। रूपीम को 4 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जो निम्न है। प्रयोग मुक्ति रूपीम, रचना संयुक्त रूपीम, अर्थ व संबंध तत्व है अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपीम, और खंडीकरण खंडात्मक रूपीम। यहाँ देखिए कि क्या है, रूपीम को 4 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जो निम्न है। मुक्त रूपीम, संयुक्त रूपीम, अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपीम, खंडात्मक रूपीम। अब है बुद्ध रूपीम, मिश्रित रूपीम, संबद्ध तत्व प्रदर्शक रूपीम, अखंडात्मक रूपीम। अब है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान को हम देखते हैं। वाक्य विज्ञान में है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द को वाक्य कहते हैं। यानी कि मेरे अंदर जो विचार है हम पूर्णता से प्रकट कर रहे हैं तो वो मेरा वाक्य कहलाएगा। ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ शब्द को अगर दे देगा तो आपका गलत हो जाएगा वो परिभाषा। याद रखिएगा कि शब्दों के समूह को, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें करके आपको एग्जाम में फंसाता है, तो शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। पद और वाक्य के महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर 2 दार्शनिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं जो निम्न हैं। सिद्धांत है देखिए, अभिहितान्यायवाद यानी पदवाद, जिसके प्रवर्तक है कुमारिल भट्ट। कथन है उनका, अभिहितानां पदार्थानां अन्वयः, अभिहितानां पदार्थानां अन्वयः, जिसके प्रवर्तक कौन है, कुमारिल भट्ट है। अन्विताभिधानवाद यानी वाक्यवाद, एक पदवाद है और एक वाक्यवाद है, जिसके वाक्यवाद के प्रवर्तक है प्रभाकर गुरु। अन्वितानां पदार्थानां अभिधानम। अगला है, कविराज विश्वनाथ ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व माने हैं। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है आसक्ति। यानी कि ये शुक्ल जी इनके साथ है, क्योंकि विश्वनाथ जी पहले आए हैं तो शुक्ल जी पीछे है, तो उन्होंने विश्वनाथ जी के मत को में अपना मत मिलाया है कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। आकांक्षा मतलब अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा, यानी अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा। योग्यता है बुद्धि संगत संबंध, आसक्ति है अव्यवधान। वाक्य के मुख्यतः 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय 2 अवयव वाक्य के होते हैं। विभिन्न आधारों
पर वाक्य के भेद अग्रांकित है। अर्थ के 8 भेद है, क्रिया के 2 भेद है, रचना के 3 भेद है, शैली के 3 भेद है, आकृति के 2 भेद है। अर्थ के 8 भेद देखिए, विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक। फिर से दोहराती हूँ, विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक और संकेत सूचक। वहीं क्रिया के 2 भेद हैं हमारे, क्रियायुक्त और क्रियाविहीन। क्रियायुक्त और क्रियाविहीन। रचना के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। शैली के 3 भेद हैं, शिथिल शैली, समीकृत शैली और आवर्तक शैली। आकृति के भी 2 भेद हैं, योगात्मक और अयोगात्मक। आगे हम अर्थ विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं, यानी कि कोई शब्द है उसको जो पढ़कर हम जो अनुभव करते हैं वही अर्थ होता है। संकेत ग्रह अर्थबोध के भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे उलट देगा। तो भारतीयों ने 8 साधन माने हैं संकेत ग्रह के यानी अर्थबोध के, और पाश्चात्य ने 3 माने हैं। तो भारतीय का है व्याकरण, आप्तवाक्य, उपमान, वाक्य शेष, प्रकरण जिसे है, विवृति जिसके व्याख्या और विवरण है, प्रसिद्ध पद की सन्निधि, व्यवहार और कोश। पाश्चात्य है व्यवहार, डिमॉन्स्ट्रेशन, विवरण, सरकम लोक्यूशन, अनुवाद, ट्रांसलेशन। विवरण क्या है? सरकम लोक्यूशन और अनुवाद, ट्रांसलेशन। पाश्चात्य में 3 माने हैं, व्यवहार, विवरण और अनुवाद। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाला व्यापार होता है। इसके प्रमुख भेद निम्न हैं। शब्द है वाचक, शब्द शक्ति है अभिधा, अर्थ है वाच्य यानी मुख्य, लक्षक है शब्द, शब्द शक्ति है लक्षणा और अर्थ है इसका गौण यानी लक्ष्य है। व्यंजक है शब्द शक्ति व्यंजना और अर्थ इसका व्यंजन है, व्यंग्य है यानी प्रतीयमान है। प्रमुख शब्द शक्तियों की परिभाषा निम्नलिखित है। अभिधा लक्षणा व्यंजना की है, यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ। अभिधा साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाला व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो वैसा वाक्य जिसे हम सीधे सीधे बोल दें, कोई व्यंग्य उसमें शामिल ना करे, कोई दूसरा अर्थ उसमें शामिल नहीं करे, तो वो अभिधा है। जो बात आपको सीधे सीधे मुख्य अर्थ पर ही बोध कराने वाला बात अगर हम आपसे कह रहे हैं तो वो अभिधा शक्ति है। लक्षणा है मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि के कारण या कृषि प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा कहलाती है। अर्थात लक्षणा के 3 हेतु हैं, मुख्यार्थ का बोध, बाध, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग तथा रूढ़ि या प्रयोजन। जिसमें हम अपनी भाषा में अगर लक्षणा की बात करें तो मुख्य का अर्थ होने में बाधा होता है और कुछ रूढ़ि के कारण होता है या कुछ विशेष प्रयोजन के लिए हम मुख्य अर्थ का में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो वह लक्षणा है। व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बतलाती है जो अभिधा लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता। व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन या प्रत्यागमन आदि कहते हैं। तो याद रखिएगा, व्यंजना को ध्वनन, गमन और प्रत्यागमन आदि कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बताती है जिसमें अभिधा और लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि ऐसी बात जो ना सीधे सीधे कही गई है ना उसमें बाधा उत्पन्न की गई है, किसी और तरीके से हम दूसरे शब्दों के साथ आपको उस बात को समझाना चाह रहे हैं तो वो व्यंजना है। पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद किए हैं, कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। आगे देखिए, शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। एकार्थ और अनेकार्थ। एकार्थक शब्द के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए हैं तथा अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 साधन माने गए हैं जो निम्न हैं। एकार्थक शब्द होता है वक्ता, बोधा यानी श्रोता, वाक्य, वाच्य,
अन्य सनिधि प्रकरण। देश, काल, काकू और चेष्टा अनेकार्थक शब्द का होता है। संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य। देश, काल, व्यक्ति, स्वर। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं जो निम्न है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। एक्सपेनेशन ऑफ मीनिंग, सेंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग और ट्रांसफेरेंस ऑफ मीनिंग। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, 3 दशाओं को यहाँ एक ये से दर्शाया गया है रेखा चित्र से, रेखा से। अर्थ परिवर्तन की दशाएं 3 हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थादेश के फिर 4 भाग है। अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष और मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। अगला पॉइंट है, अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ विस्तार की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची है। शब्द है स्याही, मूल अर्थ है काली स्याही। परिवर्तित अर्थ है सभी रंगों की स्याही, लिखने की स्याही। मतलब परिवर्तित अर्थ है, अगर हम स्याही कह रहे हैं तो मूल अर्थ उसका काला रंग ही आएगा, लेकिन परिवर्तित अर्थ जो विस्तारित रूप हो गया है, अब हम अगर कोई हमें अभी स्याही कहता है तो हम अभी परिवर्तित अर्थ जिसका हम इस्तेमाल अभी करते हैं तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वो लाल रंग की स्याही कह रहा है, कि काली कह रहा है, कि ब्लू कह रहा है, कि हरी कह रहा है। तो मूल अर्थ इसका काली ही था, लेकिन अभी वो बदल गया है और उसका सभी रंगों के लिखने की स्याही के रूप में परिवर्तित हो गया है। पहले जो शब्द तेल था वो पहले उसका मूल अर्थ तिल का तेल ही होता था, लेकिन अब विभिन्न प्रकार के तेल चले गए हैं तो यहाँ सभी प्रकार का तेल। कुशल यानी कुशों को लाना, और अब उसका परिवर्तित रूप निपुण और चतुर हो गया है, यानी कुशों को लाने वाले, कुशों को लाना कुशल कहलाता था, और अब चतुर और निपुण व्यक्ति को कुशल कहते हैं। प्रवीण, वीणा वादन में निपुण। प्रवीण, वीणा वादन में निपुण व्यक्ति को प्रवीण कहते थे, और अब दक्ष और चतुर व्यक्ति को प्रवीण कहते हैं। महाराज मतलब राजा को कहते थे, और अब परिवर्तन अर्थ हो गया, रसोइया को महाराज कहते हैं। गवेषणा यानी गाय चाहना, और अब जो खोज करता है उसको गवेषणा कहते हैं। अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ संकोच की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची थी। यहाँ देखिए अर्थ विस्तार के रूप में हम देख रहे थे कि किस किस शब्दों का विस्तार हुआ है यहाँ पे। अब हम अर्थ संकोच की दृष्टि से देखेंगे कि किस किस शब्दों में अर्थ संकुचन हुआ है। पहले अगर सर्प कहते थे तो मूल अर्थ होता था जो सरकता है, और परिवर्तित अर्थ साप होता था। यानी पहले सर्प का अर्थ होता था कि जो भी चीज़ सरके, चाहे वो केचुआ हो या कनखजूरा हो, जो भी हो, वो जो यदि वो सरक रहा है तो उसे सर्प शब्द के अंतर्गत रखते थे। लेकिन अब उसका जो संकुचित अर्थ हो गया है वो है सांप, यानी एक सिर्फ सांप को हम लोग सर्प कहते हैं। कुंजर जो कुंज में विचरता है, लेकिन अब हम लोग कुंजर हाथी को कहते हैं। धान्य, धान से संबंध रखने वाली चीज को हम लोग धान्य कहते थे, और अब चावल या अन्न हो गया है। मोदक मतलब प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, पहले मोदक कहलाता था, अब लड्डू हो गया है। बाढ़ यानी बढ़ने की क्रिया को हम लोग बाढ़ कहते थे, अब जलावेग को ही हम लोग सिर्फ बाढ़ कहते हैं। लगान जो लगाया गया है उसको लगान कहलाता था, लेकिन अब हम सिर्फ लगान के तौर पे कर का इस्तेमाल करते हैं। गौ यानी इंद्रिय यानी पृथ्वी कहलाती थी, अब हम गाय के रूप में इस्तेमाल करते थे। ऋछ यानी नक्षत्र या ऋषि थे, और अब ऋछ यानी भालू को कहा जाता है। आदर्श जिसे हम पहले दर्पण या प्रतिलिपि सब समझते थे, वो अब सिर्फ अनुकरणीय हो गया कि वह बहुत आदर्शवान व्यक्ति है, उसका अनुकरण करो। आशा, दिशा और इच्छा पहले होती थी, अब सिर्फ इच्छा हो गई है। अवतार, उतार और भूमिका होता था, जिसे अब देवता का जन्म मानते हैं कि देवता का जन्म हुआ है, वो अवतार है उस देवता का। मृग यानी पहले सभी पशुओं को मृग कहते थे, अब हिरण हो गया है सिर्फ मृग। मुर्गा मतलब पहले पक्षी होता था, जितने भी पक्षी हैं सब मुर्गा के अंदर आते थे, लेकिन अब सिर्फ हम लोग कुक्कुट को यानी कॉक को कहते हैं। मदक यानी नशीला शब्दार्थ को पहले कहते थे, लेकिन अब सिर्फ अफीम को मदक कहते हैं। खाजा यानी खाद्य पदार्थ जितने थे उसको कहते थे, और अब सिर्फ एक प्रकार की मिठाई को हम खाजा कहते हैं। अन्न यानी खाया हुआ, और अब सिर्फ चना गेहूं को हम लोग अन्न कहते हैं। लोह मतलब धातु, और अब सिर्फ लोहा को हम लोग लोह कहते हैं। अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत अर्थादेश की दृष्टि से कुछ प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। अर्थोत्कर्ष, मुग्ध,
फिरंगी, पाखंड, जाल, चाल, जमादार, चारवाक, सुहागिन, देहाती, चमार, सीधा साधा, हजरत, गवेषणा, देवदासी, महाजन और सभ्य। ये अर्थोत्कर्ष हुआ है। अर्थापकर्ष यानी अर्थ का उत्कर्ष हुआ, यानी कि इसकी जो अर्थोत्कर्ष है मतलब अर्थ में वृद्धि हुई है। अर्थापकर्ष है असुर, जुगुप्सा, शौच, कृष्ण यानी काला, त्योहार, मुहूर्त, घृणा, मधुर, वज्रवटुक, आबदस्त, महाराज, मंदिर, कलश, नाम, कुंभ। अमूर्तीकरण, लाठी, सहारा, कांटा, दर्द, भार, जिम्मेदारी, निमग्न, व्यस्त, गधा यानी मूर्ख, पूछ यानी उपाधि, आंख दिखाना, माथा ठनकना, अंधकार यानी निराशा, पतझड़ यानी दुख, जुगनू मतलब बुद्धि या चेतना, पतवार यानी सहारा, रश्मि यानी ज्ञान, सलभ यानी सांसारिक मोह, समुद्र यानी आत्मा। अब मूर्तिकरण में आते हैं। उपन्यास, सुहाग यानी सौभाग्य, सामग्री यानी संचय, बात उड़ाना, विचार बिखर गए, विरहाग्नि, विचारधारा, विद्याधन, देवता, जनता, सफ़ेदी, उतराई, धुलाई, रंगाई और सवारी। यहाँ पर हमारा भाषा विज्ञान का टॉपिक खत्म होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे बार बार अपने मस्तिष्क में रिवीजन करिए, दोहराइए, ताकि आपके पूरे मन मस्तिष्क पर वो छा जाए। आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पद्य, जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, आगे के क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें, 2 गुने स्पीड पे करके देखें, ताकि समय आपका बच जाए। और धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।